अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। स्टूडेंट्स, आज का उन्वान। बहुत अहम होगा और आज के टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज और कार्बोहाइड्रेट्स के इस्तेमाल हम पढ़ेंगे कि इससे पहले जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जिनके बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं कि वो हमारे जिस्म के लिए बड़े अहम हैं, वो एनर्जी भी देते हैं, तो हम आज ये पढ़ेंगे कि हम इनको कहाँ से हासिल कर सकते हैं, यानी उनके सोर्सेज क्या हैं और उनके इस्तेमालात। डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक से कबल ही मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने आज के टॉपिक में बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए रखी है ताकि आपको समझ लगे कि कार्बोहाइड्रेट्स के इस्तेमालात क्या क्या हैं हमारे जिस्म के अंदर। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और आपको लेके चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में। जी, तो अजीज़ तलबा, आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज और इस्तेमालात। आज के टॉपिक को हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज पढ़ेंगे, यानी ये देखेंगे कि वो मिलते कहाँ से हैं, उनका माखज़ क्या है, उनका सोर्स क्या है, और साथ ही साथ ये देखेंगे कि उनके इस्तेमालात क्या हैं, कहाँ कहाँ पर वो इस्तेमाल होते हैं। तो चलते हैं पहले हिस्से के ऊपर कि कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज क्या हैं। बच्चों, एक बात याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स हों या प्रोटीन्स हों या लिपिड्स हों, इनके जो सोर्सेज होते हैं, याद रखिएगा, वो हमेशा जानदार चीज़ें होती हैं। तो इनके जो सोर्सेज होते हैं वो जानदार सोर्सेज होते हैं, यानी ऐसा नहीं होगा कि कोई गैर जानदार चीज़ है। मिसाल के तौर पे हवा में से कार्बोहाइड्रेट्स मिल गए, मिट्टी में से कार्बोहाइड्रेट्स मिल गए, पानी में से मिल गए, ऐसा नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट्स आपको जब भी मिलेंगे वो जानदार अशिया से ही मिलेंगे, यानी पौधों से और जानवरों से ही मिलेंगे, वो आपको गैर जानदार चीज़ों से नहीं मिलेंगे। आप लोगों की आसानी के लिए मैं इस टॉपिक को, यानी कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज वाले टॉपिक को, तीन हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ। चूँकि हमने तीन अकसाम पढ़ी हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स, तो हम उन तीनों के सोर्सेज को भी अलग अलग डिस्कस करेंगे मिसालों के साथ, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। और मैं साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ कि ये क्वेश्चन भी बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ चुका हुआ है। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोर्सेज मोनोसेक्राइड्स के। तो सबसे पहले हम मोनोसेक्राइड्स के सोर्सेस पढ़ेंगे, चंद एक मिसालें इसकी, और उसके बाद इनके सोर्सेस। डियर स्टूडेंट्स, मोनोसेक्राइड्स के सोर्सेस के अंदर सबसे पहले जिस एग्जांपल मिसाल की हम बात करेंगे वो है ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज सबसे कॉमन मिलती है मोनोसेक्राइड्स के अंदर। अगर कोई सबसे आम शुगर हमें मिलती है तो वो ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज के सोर्सेस क्या हैं? ग्लूकोज के सोर्सेस के अंदर रोटी ग्लूकोज का एक बहुत बड़ा सोर्स है, यानी हम जो रोटी खाते हैं असल में उसके अंदर ग्लूकोज होती है। सब्जियों में से बहुत सारी सब्जियां हैं, लेकिन बिलखसूस हम आलू का जिक्र करेंगे कि आलू के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में ग्लूकोज मौजूद होती है। फलों के अंदर बहुत सारे ऐसे फल हैं जिनके अंदर ग्लूकोज मौजूद है। इसके अलावा फलों का अगर हम जूस निकालते हैं, जाहिर अगर फलों के अंदर मौजूद है तो उसके जूस के अंदर भी ग्लूकोज मौजूद होगी। और इसके अलावा नट्स, यानी बिलखसूस जो अखरोट है, अखरोट के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज मौजूद होती है। और यहाँ पर एक ख़ास फल का मैं जिक्र करना चाहूँगा और वो है खजूर। खजूर के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और बिलखसूस ग्लूकोज पाई जाती है, और ये इंस्टेंट सोर्स है, ये फौरी सोर्स है ग्लूकोज का। यानी अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस्लामी तौर पर हमें खजूर से रोज़ा अफ्तार करने की अफादियत मालूम होती है कि ये फ़ौरन सबसे जल्दी अगर हमारे जिस्म को कोई ताकत बख्शती है तो वो चीज़ खजूर है। आगे चलते हैं, तो दूसरी मिसाल जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है फ्रुक्टोज। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि फ्रुक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहा जाता है। इसको इसलिए फ्रूट शुगर कहा जाता है क्योंकि ये तकरीबन तमाम फलों के अंदर पाई जाती है, तो इसको फ्रूट शुगर कहा जाता है। तो इसके अंदर तमाम फलों का जिक्र किया जा सकता है, और जिन फलों का हम ख़ास तौर पे जिक्र करेंगे उसके अंदर आम तौर पे जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट्स हैं उनके अंदर फ्रुक्टोज मौजूद होती है। सेब के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रुक्टोज मौजूद है।
तो तकरीबन सारे फलों के अंदर, अंगूर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रुक्टोज मौजूद होती है। तो फ्रुक्टोज को फ्रूट शुगर कहा जाता है। तो ये इसका पहला सोर्स है कि आप यहाँ पर कई एक फलों का जिक्र कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे चलते हैं तो जितनी भी हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, डियर स्टूडेंट्स, अब डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर किसका शुमार होता है? आप जानते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर दूध, दही, पनीर यानी चीज़, इन तमाम का शुमार होता है। इनके अंदर फ्रुक्टोज पाई जाती है और फ्रुक्टोज का एक बहुत बड़ा जो सोर्स है वो है शहद। तो कुदरती तौर पे फ्रुक्टोज हमें शहद के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर मिल सकती है। यानी शहद भी अगर हम इस्तेमाल करें तो वो फ्रुक्टोज का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तीसरी मिसाल की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, और वो है गलैक्टोज। अब गलैक्टोज हमें कहां से मिलती है डियर स्टूडेंट्स? ये भी डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर मौजूद है। बच्चों याद रखिएगा कि जो दूध है या दूध से बनी हुई अशिया, उनके अंदर एक शुगर होती है जिसका नाम है लैक्टोज। लैक्टोज दो शुगर से मिलकर बनती है, एक ग्लूकोज और एक गलैक्टोज। तो गलैक्टोज तमाम डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा चंद एक फलों का हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। ये एक फल जो आप इस्तेमाल करते हैं चेरी, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। इसके अलावा चंद एक सब्जियां, बिलखसूस चुकंदर, चुकंदर के अंदर ये बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अभी मोनोसेक्राइड्स का सिर्फ जिक्र किया है और मोनोसेक्राइड्स में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गलैक्टोज का जिक्र किया और कोई एक भी गैर जानदार चीज़ जो है वो हमने यहाँ पर नहीं लिखी। तो मैंने ऊपर बता दिया है कि कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स जो है वो हमेशा जानदार होता है, मतलब पौधे या जानवर। तो ये या तो पौधों से हमें मिलेगा या जानवरों से मिलेगा। तो ये तीन मिसालें आपकी किताब में मौजूद थी मोनोसेक्राइड्स की। उसमें एक एक दो दो सोर्सेज लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने आपको ज़्यादा बताए हैं हस्बे आदत कि बहुत सारी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा नॉलेज की सूरत आपको बताता रहता हूँ। तो चलते हैं दूसरे हिस्से पे कि ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स हमारे कॉमनली हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, लेकिन यहां पर ओलिगोसेक्राइड्स के साथ मैं ब्रैकेट में लिखूंगा डाइसेक्राइड। डियर स्टूडेंट्स, मैं डाइसेक्राइड इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैंने गुज़िश्ता टॉपिक में आप लोगों को बताया था कि ओलिगोसेक्राइड्स जो होते हैं वो मोनोसेक्राइड से मिलकर बनते हैं। और कितने मोनोसेक्राइड्स? कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 9। और जो 2 से मिलकर बनते हैं उनका नाम है डाइसेक्राइड। और मैंने साथ ही आपको बता दिया था कि सबसे ज़्यादा हमारे माशरे में, हमारी ज़िंदगियों में सबसे ज़्यादा हमारा ताल्लुक डाइसेक्राइड्स के साथ पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर भी हम जिन मिसालों का तज़किरा करेंगे वो सब के सब डाइसेक्राइड्स होंगे। तो हम यहाँ पर डाइसेक्राइड्स को डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने डाइसेक्राइड को मेंशन कर दिया है। तो डाइसेक्राइड्स के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सुक्रोज नाम की शुगर को। और सुक्रोज को आपको गुज़िश्ता टॉपिक में भी बताया था कि इसको टेबल शुगर का नाम दिया जाता है। ये टेबल शुगर है, ये वही वाली चीनी है जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, वो सुक्रोज से मिलकर ही बनती है। सुक्रोज हमें कहाँ मिलता है? अगर ये टेबल शुगर है तो तमाम स्टूडेंट्स जानते होंगे कि ये गन्ने के रस में बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो ये जो गन्ने का रस है, चूंकि हमारे यहाँ पर जितनी भी चीनी बनती है वो सारी शुगर केन यानी गन्ने के रस से बनती है। शुगर केन, उसमें गन्ना इस्तेमाल होता है। तो गन्ने के रस के अंदर सुक्रोज नाम की शुगर बहुत बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा बहुत सारी सब्जियां हैं और दोबारा इन सब्जियों में मैं चुकंदर का नाम लूँगा कि चुकंदर के अंदर भी बहुत ज़्यादा मौजूद होता है सुक्रोज। इसके अलावा हलवा कद्दू आपने नाम सुना हुआ है, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा सुक्रोज मौजूद होता है। तो बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिसके अंदर सुक्रोज मौजूद है। इसके अलावा अखरोट के अंदर भी सुक्रोज मौजूद होता है।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये हैं वो सारे सोर्सेज जिनके अंदर सुक्रोज मौजूद है। और फिर यहाँ पर मैं जिक्र करूंगा खजूर का, कि खजूर के अंदर भी बहुत ज़्यादा मिकदार में सुक्रोज पाई जाती है, लेकिन सुक्रोज से ज़्यादा उसके अंदर बेसिकली ग्लूकोज होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चंद एक सोर्सेज मैंने आपको सुक्रोज के बताए हैं। और सुक्रोज के बारे में हम लास्ट टाइम भी पढ़ चुके हैं कि सुक्रोज बनता कैसे है। जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से सुक्रोज बन जाता है। तो सुक्रोज बनता है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज का, और जब इन्हें हाइड्रोलाइज किया जाएगा तो जाहिर है ये इसी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, दूसरे नंबर पे जिस डाइसैकेराइड का जिक्र होगा वो है लैक्टोज। वो है लैक्टोज। लैक्टोज को मिल्क शुगर कहा जाता है। लैक्टोज का नाम है मिल्क शुगर, और इसको मिल्क शुगर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये दूध के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में पाई जाती है। डियर स्टूडेंट्स, लैक्टोज बनती कैसे है? लैक्टोज दो सादी शुगर से मिलकर बनती है, यानी दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बनती है। उसके अंदर एक तो है ग्लूकोज और एक है गलैक्टोज। तो एक ग्लूकोज और एक गलैक्टोज का मॉलिक्यूल मिलता है तो उनसे लैक्टोज बनता है। लैक्टोज को मिल्क शुगर कहा जाता है, और ये दूध, दही, पनीर, गर्ज ये कि दूध से बनने वाली जितनी भी चीजें हैं जिनको डेयरी प्रोडक्ट्स कहा जाता है उनके अंदर लैक्टोज जो है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। और इसके अलावा आइसक्रीम के अंदर भी बहुत ज्यादा, आइसक्रीम या वो सादी जो क्रीम हमें मिलती है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा लैक्टोज पाई जाती है। तो ये लैक्टोज के सोर्सेज हैं और इसको मिल्क शुगर का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं तो तीसरे नंबर पे हम जिसको डिस्कस करेंगे वो है माल्टोज। माल्टोज भी एक डाइसैकेराइड है और असल में ये दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है, यानी दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और एक माल्टोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, माल्टोज हम जितना भी अनाज खाते हैं उस अनाज के अंदर माल्टोज बहुत ज्यादा मिकदार में पाई जाती है। मिसाल के तौर पे हमारे अनाज के अंदर मकई का शुमार होता है, गंदम का शुमार होता है, चावल का शुमार होता है, यानी जितनी भी अनाज की चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर माल्टोज नाम की शुगर पाई जाती है। और जैसे ही हम माल्टोज खाते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर माल्टोज की डाइजेशन होती है, और डाइजेशन होके और हाइड्रोलाइसिस होके उसको हम दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। जबकि एक बहुत बड़ा सोर्स सब्जियों के अंदर आलू भी एक बहुत बड़ा सोर्स है माल्टोज का। तो डियर स्टूडेंट्स, मोनोसैकेराइड्स की 3 मिसालें और डाइसैकेराइड्स की 3 मिसालें मैंने आपको उनको बड़ा मुफस्सल हमने उसको जो है वो डिस्कस किया है, बड़ी तफसील के साथ उसका जिक्र किया है। और आप देखें सारे के सारे लिविंग सोर्सेज हैं, कोई एक भी नॉन लिविंग सोर्स, कोई एक भी गैर जानदार सोर्स जो है वो हमें नजर नहीं आ रहा। चलते हैं तीसरी टाइप पर जिसका नाम है पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स के अंदर आम तौर पे हमें दो शुगर्स को जिक्र करना होता है। पहले नंबर पर है स्टार्च। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्च बड़ी ही कॉमन मिलती है हमें, पौधों के अंदर भी ये मौजूद होती है और जानवरों में बहुत कम, जबकि पौधों के अंदर ये बहुत ज्यादा पाई जाती है। स्टार्च हमें कहां से मिल जाता है? स्टार्च के जो सोर्सेज हैं उसके लिए हमें दोबारा से मैल्टोज वाले सोर्सेज को देखना पड़ेगा, क्योंकि मैल्टोज और स्टार्च जो है वो आपस में अटैच्ड होती है, यानी जिन जिन जगहों पे जिन जिन सोर्सेज से हमें मैल्टोज मिलती है उन सारे सोर्सेज से हम लोग आसानी से स्टार्च भी हासिल कर सकते हैं। तो हम जितनी भी
मकई इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर स्टार्च है। गंदम के अंदर स्टार्च है। चावल एक बहुत बड़ा सोर्स है स्टार्च का। और याद रखिएगा स्टार्च जो है वो असल में ग्लूकोज का ही पॉलीमर है। ये ग्लूकोज का ही पॉलीमर है, यानी ग्लूकोज मोनोमर है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के मिलते जाते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसका नाम है स्टार्च। तो स्टार्च इन सारी चीजों से मिलकर इनके अंदर मौजूद होगा, यानी जब हम ये सारी चीजें खाएंगे तो उसके अंदर स्टार्च होगा, स्टार्च को डाइजेस्ट किया जाएगा और डाइजेस्ट करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा और ग्लूकोज को हम डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे। स्टार्च हमारे जिस्मों में डायरेक्टली कहीं पर इस्तेमाल नहीं होता, बराह रास्त स्टार्च कहीं पर इस्तेमाल नहीं होता। स्टार्च एक बड़ा मॉलिक्यूल है, पहले हम उसको तोड़ते हैं, तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं जिनका नाम है ग्लूकोज, और फिर ग्लूकोज को हम खून में लेके जाते हैं और उसके बाद मुख्तलिफ कामों के अंदर उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो एक तो स्टार्च का जिक्र है, जबकि दूसरे नंबर पे है सेलुलोज। डियर स्टूडेंट्स, सेलुलोज के बारे में याद रखिएगा कि सेलुलोज भी ग्लूकोज का ही पॉलीमर है, लेकिन हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हमारे पास सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है, तो हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। साबित हुआ कि ये अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हमारे जिस्मों में ऐसे ही रहेगा, ये डाइजेस्ट नहीं होगा। डाइजेस्ट होने का क्या मतलब है, जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है हम उसको तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, खाने की बात कर रहा हूँ। तो जो खाने में मौजूद बड़े पार्टिकल्स होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको तोड़कर छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का नाम है डाइजेस्ट। सेलुलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सेलुलोज तमाम पौधों में पाया जाता है, इसलिए तमाम पौधों में पाया जाता है क्योंकि ये पौधों की सेल वॉल बनाता है। पौधों की जो सेल वॉल है, क्योंकि जानवरों के सेल में तो सेल वॉल नहीं होती, लेकिन पौधों के अंदर सेल वॉल होती है। तो जो सेल वॉल है पौधों की, वो सेलुलोज से मिलकर बनती है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि हर पौधे के अंदर सेलुलोज लाजमन होगा। तो जब हम खाते हैं कोई भी सब्जी, इसका मतलब है उसके अंदर सेलुलोज मौजूद है। लेकिन सेलुलोज के जो बड़े सोर्सेज हैं, वो बड़े सोर्सेज क्या हैं? आमतौर पे सेलुलोज के जो बड़े सोर्सेज हैं उसमें हमारा जिक्र होगा रुई का, यानी कॉटन। तो कॉटन की जितनी फसल है वो सारी की सारी सेलुलोज के ऊपर बेस करती है। और इसके अलावा लकड़ी, लकड़ी एक बहुत बड़ा सोर्स है सेलुलोज का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हैं वो तमाम सोर्सेज जो आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं, और मैंने एक्स्ट्रा सोर्सेज भी आपको बताए हैं। इसके अलावा पॉलीसेकेराइड्स के अंदर तीसरे नंबर पे हम ग्लाइकोजन को डिस्कस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ग्लाइकोजन की हमें कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। ग्लाइकोजन पौधों में नहीं पाया जाता, ये जानवरों में पाया जाता है, इसीलिए इसको एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। यानी इसका वही मकाम है जो स्टार्च को पौधों में हासिल है। तो ये स्टार्च ही आप कह लें कि स्टार्च जैसी ही चीज है लेकिन जानवरों में मौजूद है, इसलिए उसको एनिमल स्टार्च कह दिया जाता है। हमें ग्लाइकोजन की जरूरत क्यों नहीं है डियर स्टूडेंट्स? इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हम खुद अपनी ग्लाइकोजन वाफर मिकदार में बना लेते हैं। ग्लाइकोजन बनता कैसे है? ग्लूकोज को ही पॉलीमराइज किया जाता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिलाया जाता है ग्लूकोज के और ग्लाइकोजन बना लिया जाता है। तो अगर ये एनिमल स्टार्च है तो इसका मतलब है कि जानवरों में से ये हमें मिलेगा, तो बिलखसूस ये जानवरों के गोश्त के अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो जानवरों के गोश्त के अंदर ग्लाइकोजन मौजूद है। इसका मतलब है कि अगर हम गोश्त खाते हैं तो उससे जो ग्लाइकोजन ले रहे हैं वो एक इजाफी चीज़ है जो हमें मिल रही है। दीगर ग़िज़ाइयत वाली चीज़ें तो गोश्त से हमें बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, लेकिन जो उससे हम ग्लाइकोजन ले रहे हैं वो बेसिकली एक एक्स्ट्रा चीज़ होगी, क्योंकि हमारे अंदर ग्लाइकोजन वाफर मिकदार में मौजूद होता है। हमारी जितनी भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज खाने की होती है वो ग्लाइकोजन के अंदर ही हम तब्दील करते हैं, तो इसकी हमें कोई बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास 3 मिसालें मोनोसेक्राइड्स की और उनके सोर्सेज, और ये 3 एग्जांपल्स ओलिगोसेक्राइड्स यानी डाइसेक्राइड्स की, उनके सोर्सेज, और ये 3 मिसालें पॉलीसेक्राइड्स की और साथ में उनके सोर्सेज। तो इन सोर्सेज को जरूर ज़हन में रखिएगा। चलते हैं आज के टॉपिक के दूसरे हिस्से की तरफ कि कार्बोहाइड्रेट्स के फवाइद क्या हैं।
या उसकी अहमियत क्या है? डियर स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान में रखिएगा, हमारे जिस्म को हर काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। हत्ता कि हम जो सांस लेते हैं वो सांस लेने का अमल भी एनर्जी से खाली नहीं है, क्योंकि हमारे जो सांस लेने का अमल है उसमें हमारे मसल्स मूव करते हैं, उसमें हमारे लंग्स जो है वो फैलाव करते हैं, फिर सिकुड़ते हैं, डायाफ्राम ऊपर जाता है, नीचे जाता है। ये सारा काम जो होता है वो एनर्जी मांगता है। हमें चलने फिरने के लिए, खाना खाने के लिए, पढ़ने के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब एनर्जी सोर्सेज हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन से भी एनर्जी मिल जाती है, फैट से भी मिल जाती है। लेकिन याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारे कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिस्म में, कुछ ऐसे आज़ा हैं कि जो फैट्स वगैरह से एनर्जी नहीं ले सकते। और सबसे बड़ा ऑर्गन जिसका आज हम जिक्र करेंगे वो है दिमाग। इंसानी दिमाग सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी ले सकता है, वो प्रोटीन से बहुत कम, और फैट से तो वो बिल्कुल एनर्जी जो है वो नहीं ले सकता, क्योंकि वहाँ मैकेनिज्म नहीं है उसको तोड़ के एनर्जी हासिल करने वाला। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि हमारे दिमाग को, बिलखसूस हमारे दिमाग और नर्वस सिस्टम को जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो सारी की सारी कार्बोहाइड्रेट से चाहिए होती है। इसीलिए आप देखें कि कार्बोहाइड्रेट्स की कमी अगर हमारे जिस्म में हो जाए तो फौरन हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो मुतासिर हो जाता है। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि हमारे जिस्म को कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कार्बोहाइड्रेट्स को जिस्म की इसी ज़रूरत के पेश नज़र एनर्जी फ्यूल कहा जाता है। ये हमारे जिस्म का एनर्जी फ्यूल है, यानी ये वो, आप कह लीजिए कि ये वो फ्यूल है जिसके ऊपर हमारी सारी हमारे जिस्म की एनर्जी का इन्हिसार है, हमारी पूरी जिस्म की एक्टिविटीज़ का ताल्लुक इसके साथ है। जिस तरह एक गाड़ी फ्यूल के बगैर नहीं चलती है, इसी तरह इंसानी जिस्म जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के बगैर नहीं चलता। तो कार्बोहाइड्रेट्स को इसीलिए एनर्जी फ्यूल का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे जिस्म में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। आप यहां से हेडिंग्स बना सकते हैं। तो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का काम है। इस चीज को समझना बहुत बहुत जरूरी है डियर स्टूडेंट्स। हम जितनी भी खुराक खाते हैं वो खुराक उसके अंदर से हम ग्लूकोज को निकालते हैं, यानी हमारी खुराक को तोड़ के हम ग्लूकोज में तब्दील करते हैं। इस ग्लूकोज को खून में फेंक दिया जाता है। ये ग्लूकोज आपके छोटी आंत से होती हुई खून में चली जाती है, और खून के अंदर हम कहते हैं कि शुगर ऐड हो गई है। शुगर ऐड होने का मतलब है कि खून के अंदर अब नॉर्मल अमाउंट आ गई है शुगर की। इसको खून जो है वो तकसीम करना शुरू कर देगा, ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देगा पूरे जिस्म के अंदर। सबसे पहले ये मसल्स में जाती है, दिमाग में जाती है, जहां जहां खून जा रहा है वो इसको सप्लाई करना शुरू कर देगा, और ग्लूकोज वहां जाके टूटेगी रेस्पायरेशन के नतीजे में, और उससे एनर्जी बनेगी, और एनर्जी बन के हम कहते हैं कि ग्लूकोज वहाँ इस्तेमाल हो रही है। इतने में हमारा नेक्स्ट खाने का जो है वो टाइम हो जाता है, हम वो खाते हैं। इस तरह ये काम हमारा चलता रहता है। डियर स्टूडेंट्स, जो ग्लूकोज खून में चली जाती है और अपने मतलूबा हदफ में पहुंच जाती है, वो बात तो बिल्कुल ठीक समझ में आती है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है उसको ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसको ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, और ग्लाइकोजन जो है वो हमारे जिगर यानी लीवर के अंदर जमा हो जाती है। ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने की वजह क्या है? हम कभी कभार बेतरतीबा खाना खाते हैं कि एक लंबे टाइम तक हम खाना नहीं खाते। जब वो लंबे टाइम तक खाना नहीं खाते हैं तो जिस्म में ग्लूकोज की कमी को बचाने के लिए ग्लाइकोजन होता है, फौरन ग्लाइकोजन को तोड़ा जाता है और वो ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोज उस खून की कमी को पूरा कर देता है। इस तरह शुगर्स जो हैं यानी कार्बोहाइड्रेट्स ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। हम खाना खाते हैं, हमारी जो खुराक है वो सारी खुराक ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होती है।
ग्लूकोज खून में फेंकता है, जो एक्स्ट्रा होती है उसे बुरे वक्त के लिए सेव कर लिया जाता है ग्लाइकोजन में, और जरूरत पड़ने पे इस ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज के अंदर तब्दील कर दिया जाता है। तो इस तरह ये शुगर लेवल हमारे जिस्म का कंट्रोल होता है। लेकिन याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर इसके अंदर कोई मसला आ गया, मिसाल के तौर पे आपने लंबे टाइम तक खाना नहीं खाया, या फिर खुदा ना खास्ता किसी इंसान को डायबिटीज यानी शुगर नाम की बीमारी हो जाती है, ज़ियाबतीस नाम की बीमारी हो जाती है, उसमें क्या होता है, उसमें यह होता है कि ग्लूकोज जो होती है वो ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट नहीं होती है, ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ग्लूकोज लेवल का बहुत ज्यादा बढ़ जाना इतना नुकसानदेह नहीं होता जितना कि उसका कम हो जाना है। तो अगर ग्लूकोज लेवल हमारे जिस्म के अंदर, हमारे खून में कम हो जाती है, लंबे टाइम तक आपने खाना नहीं खाया और ग्लूकोज लेवल इंतहाई कम हो गया, तो हम एक बड़ी शदीद किस्म की एक कंडीशन के अंदर मुब्तला हो जाते हैं जिसका नाम है हाइपोग्लाइसीमिया। डियर स्टूडेंट्स, ये नाम ज़हन में रखिएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का लफ्ज जब आप समझेंगे ना तो आपको खुद ही समझ लग जाएगी कि ये क्या है। हाइपो का मतलब होता है कम हो जाना, हाइपो का मतलब होता है कम हो जाना, और ग्लाइसीमिया का मतलब है ग्लूकोज, शुगर। तो जब हमारे जिस्म के अंदर शुगर लेवल इंतहाई कम हो जाएगा तो हमें इस कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है जिसका नाम है हाइपोग्लाइसीमिया। और ये मामला कब होता है, जब हमारी शुगर 70 पॉइंट से कम हो जाती है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी जिंदगियों में कहीं ना कहीं शुगर को ग्लूकोमीटर के जरिए मेजर होते हुए देखा होगा। आपने देखा होगा उसमें जो रीडिंग आती है, अगर वो 70 से कम गिर गई, अगर वो 70 से कम हो जाती है तो हाइपोग्लाइसीमिया की शिकायत होती है। और इसके आसार क्या हैं, इसमें इंसान बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करता है, उसके जिस्म में एनर्जी बहुत कम हो जाती है, प्यास बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है, भूख बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है। और अगर ये मामला और संगीन हो जाए, यानी 70 से ये मामला 50 या 40 पर आ जाए, तो इंसान का नर्वस सिस्टम जो है वो मुतासिर होता है, वो बहकी बहकी सी बातें करना शुरू कर देता है। और अगर उससे भी कम होता है तो ये इवन डेथ भी कॉज कर सकता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स ने हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना है। इसके ज्यादा या कम होने की वजह से इंसान को शदीद और संगीन बीमारियों और इन कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा हमारा जो निज़ामे इंहज़ाम है, यानी हमारा डाइजेशन का सिस्टम, हमारा खुराक को हजम करने का जो सिस्टम है, उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत बहुत अहम किरदार है। इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं इसको दो हिस्सों में तकसीम करूंगा। एक हिस्सा है बैक्टीरिया की मदद। जी हां, आप सही पढ़ रहे हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स हमारे जिस्म में मौजूद बैक्टीरिया की मदद करते हैं। ये बड़ी अजीब बात है, लेकिन अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं। बैक्टीरिया की मदद, जबकि दूसरा इसका सिस्टम है डाइटरी फाइबर। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम डाइटरी फाइबर को डिस्कस करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए लफ्ज़ बिल्कुल नया होगा और बहुत सारे लोगों ने इसको शायद पहले किसी मेडिसिन के ऊपर, कहीं किसी बॉक्स के ऊपर, किसी सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट के ऊपर इसका लफ्ज़ पढ़ा होगा। डाइटरी फाइबर क्या होता है, याद रखिएगा, हमारी खुराक का हजम ना होने वाला हिस्सा। बच्चों, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ग्लाइकोजन, सेलुलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर सेलुलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो ये हमारी खुराक में यूं ही शामिल रहेगा। तो जो हिस्सा डाइजेस्ट नहीं हो रहा उसको हम कहते हैं वो डाइटरी फाइबर है। अब ये डाइटरी फाइबर हमें कहां मिलता है? डियर स्टूडेंट्स, डाइटरी फाइबर हमें फलों के जो छिलके होते हैं उनके अंदर ये हमें बहुत ज्यादा मिकदार में नजर आता है।
इसके अलावा सेलुलोज खुद एक डाइटरी फाइबर है। हमारी खुराक का हर वो हिस्सा जो हम हजम नहीं कर सकते, क्यों हजम नहीं कर सकते? क्योंकि हजम करने के लिए हमें एंजाइम्स की ज़रूरत है। इसका मतलब है अल्लाह ताला ने उसको हजम करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे जिस्म में नहीं बनाए। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये एंजाइम्स अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में नहीं बनाए तो इसका मतलब है कि हम इस हिस्से को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, मतलब इसको नहीं तोड़ सकते। तो ये ऐसे ही हमारी खुराक में रहेगा। बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि अगर हम इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो ये इसी तरह हमारे जिस्म में जाएगा और क्या ये इसी तरह हमारे जिस्म से इजेक्ट हो जाएगा? नहीं, ये एब्जॉर्ब होगा लेकिन ये डाइजेस्ट नहीं होगा, ये उसी तरह हमारे खून के अंदर गर्दिश करता रहेगा। अब इस डाइटरी फाइबर का हमें फायदा क्या होता है? इस डाइटरी फाइबर के दो फायदे हैं जिनको मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। पहला फायदा क्या है डियर स्टूडेंट्स? पहला फायदा यह है कि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। जी, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है डाइट, क्योंकि ये हजम नहीं हुआ, ये ऐसे ही मौजूद है आपके खाने के अंदर और वहीं से ये एब्जॉर्ब हुआ छोटी आंत में और खून में चला गया और खून से होता हुआ ये मूव कर रहा है और मूव करते करते जिस जगह पर भी कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा भी जमा होगा ये आके उसको टक्कर मारेगा और कोलेस्ट्रॉल को वहां से रिलीज कर देगा। यानी ये खून की अच्छी मूवमेंट करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। दूसरा इसका फायदा क्या है? दूसरा फायदा है कि ये बोवल फंक्शन प्ले करता है। डियर स्टूडेंट्स, अब ये बोवल फंक्शन क्या चीज है? आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि लोग शिकायत करते हैं कि उनके जिस्म के अंदर कॉन्स्टिपेशन हो गई है, यानी उनको एक कब्ज की कंडीशन हो गई है। उसमें क्या होता है, इजाफी पानी खुराक में से जज्ब हो जाता है जिसकी वजह से खुराक बहुत हार्ड हो जाती है, तो उसकी पासिंग जो होती है वो मुश्किल हो जाती है। ऐसे के अंदर ऐसे मामलात में डाइटरी फाइबर उसकी पासिंग अच्छी करवा देता है, क्योंकि ये डाइजेस्ट तो होता नहीं है तो ये ऐसे ही मूव करता है जिसकी वजह से ये बोवल फंक्शनिंग करवाता है। तो बोवल फंक्शनिंग का मतलब है कि हमारे पूरे इस निज़ाम इन हज़ाम के अंदर आसानी से ये खुराक को ट्रेवल करवाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी शख्स को भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो रही है तो वो जूसेस पी ले, वो फ्रेश जूसेस जो होते हैं उनका इस्तेमाल करे, उससे वो बोवल फंक्शन करता है और बोवल फंक्शन के नतीजे में काफ़ी हद तक खुराक जो होती है वो अपने नॉर्मल अंदाज में चलती रहती है। जबकि इसका जो तीसरा फायदा है वो इससे जुड़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। अगर किसी शख्स का ब्लड प्रेशर हाई हुआ हो तो आपने अक्सर सुना है कि उसको भी फ्रेश जूसेस पिलाए जाते हैं। इसीलिए पिलाए जाते हैं क्योंकि उसके अंदर डाइटरी फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और डाइटरी फाइबर और इवन फ्रेश जूसेस से ज़्यादा अगर उसको फ्रूट खिला दिया जाए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि उसके अंदर छिलका होगा और छिलके से डाइटरी फाइबर निकलेगा और वो डाइटरी फाइबर जो होगा ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगा, बोवल फंक्शनिंग भी करेगा, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल भी करेगा। ये ऐसे ही जाके खून में शामिल हो जाते हैं और खून की रवानी को ठीक कर देते हैं। तो ब्लड प्रेशर लो हो या ब्लड प्रेशर हाई हो, दोनों के अंदर डाइटरी फाइबर, अमूमन हाई को लो करने के लिए डाइटरी फाइबर बहुत ज्यादा सूदमंद, फायदेमंद साबित होता है। तो एक तो कार्बोहाइड्रेट्स का एक फायदा हमने अपने निज़ाम इन हज़ाम के अंदर देख लिया कि किस कदर ज्यादा डाइटरी फाइबर का फायदा हमें नजर आ रहा है। इसके अलावा बैक्टीरिया की मदद, ये पॉइंट हमारे कुछ स्टूडेंट्स को तंग कर रहा है कि सर बैक्टीरिया की मदद कैसे हो सकती है? डियर स्टूडेंट्स, हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ फायदेमंद बैक्टीरिया भी बनाए हुए हैं। इन बैक्टीरिया का असल में हमें फायदा होता है। खुराक दूध से बनी हुई चीजों की खाते हैं, वो हमारे जिस्म में जाके कर्डल होती है। कर्डल का मतलब है दूध जो होता है वो थोड़ा सा जमता है, दही की सी सूरत में आता है, वो जरा ठोस की सूरत में आता है और वो काम बैक्टीरिया करते हैं। उन बैक्टीरिया को भी जिंदा रहने के लिए खुराक चाहिए और उनकी खुराक असल में ग्लूकोज होती है। तो ये बैक्टीरिया की मदद कैसे करते हैं कि ग्लूकोज जो है वो ये खुराक के तौर पर मुहैया करते हैं। ये उनको
ग्लूकोज मुहैया करते हैं ताकि वो खुराक के तौर पे उसको इस्तेमाल करें और वो बैक्टीरिया वहाँ पे रहते हैं और उसके बाद वो अपना काम ठीक कर रहे होते हैं। यानी आप देख लीजिए कि ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारी न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन का मतलब है फायदेमंद एनर्जी वाली ग़िज़ा, वो बैक्टीरिया के भी लिए न्यूट्रिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। तो निज़ामी इंतज़ाम को ठीक रखने के लिए डाइटरी फाइबर कार्बोहाइड्रेट से हम लेते हैं और बैक्टीरिया की भी ये मदद करते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया वहाँ पे रह के प्रॉपरली अपना काम कर रहा होता है। तो ये तो फ़वाइद हो गए इंसानी जिस्म से ताल्लुक़ रखने वाले। इसके अलावा मैंने शुरू में ही बता दिया कि मसल्स और दिमाग के टिश्यूज, डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स तो खास तौर पे जानते हैं कि हम जितनी भी मूवमेंट करते हैं, हम जितनी भी हरकत करते हैं, बोन्स की वजह से करते हैं। यानी हमारे हाथ का उठाना भी मसल्स और बोन्स की वजह से होता है। मसल्स को डायरेक्टली ग्लूकोज चाहिए होता है, मसल्स उसको डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं ताकि वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। तो मसल्स का इस्तेमाल तो हमें क्लियरली समझ आ जाता है और खून से मसल्स को सप्लाई चली जाती है। दिमाग के टिश्यूज, जैसे मैंने शुरू में बता दिया कि दिमाग के टिश्यूज फैट्स वगैरह से एनर्जी नहीं ले सकते, तो दिमाग के टिश्यूज को एक्टिव रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है। और याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स के कमी अगर हो जाती है तो कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होने की वजह से जो दिमाग के टिश्यूज हैं वो भी कमजोर हो जाते हैं और फिर वो नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा इंसानी जिस्म में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। क्रैम्प्स पड़ने का मतलब क्या है, जिसको हम आम जबान में कहते हैं कि जी खलियां पड़ गई हैं हमारे जिस्म में। तो क्रैम्प्स खत्म करने के लिए भी कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि हमें क्रैम्प्स क्यों पड़ते हैं। क्रैम्प्स की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन मैं यहाँ पे दो वजूहात आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। क्रैम्प्स पड़ने की जो वजह है उसमें पहली है इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे जिस्म में कम हो जाते हैं, और कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स, मैं यहाँ पे 3 का जिक्र करूंगा, सोडियम आयंस की कमी, पोटेशियम आयंस की कमी या मैग्नीशियम आयंस की कमी, और ये आमतौर पे पानी के अंदर होते हैं। इसका मतलब है जब पानी की हमारे जिस्म में कमी होगी तब भी हमें क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी। और दूसरी क्रैम्प्स पड़ने की वजह क्या है, दूसरी है जनाब लैक्टिक एसिड। डियर स्टूडेंट्स, जब हम बहुत ज्यादा भागदौड़ वाला काम करते हैं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर लेते हैं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा जिमिंग कर लेते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा रेस्पिरेशन हो जाती है और रेस्पिरेशन के नतीजे में एक्स्ट्रा लैक्टिक एसिड बन जाता है और वो लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स के अंदर जाके इकट्ठा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। तो जब वो डिपॉजिट हो जाता है वहां पर, इसकी वजह से हमारे मसल्स हार्ड हो जाते हैं, और हमारे मसल्स के हार्ड होने का मतलब है क्रैम्प्स पड़ गए हैं, वो सख्त हो जाते हैं और उनकी मूवमेंट जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। अब ये लैक्टिक एसिड वाला जो मामला होता है, इसे खत्म कैसे किया जा सकता है? डियर स्टूडेंट्स, इसको खत्म किया जा सकता है दूध पीकर। अमूमन हमारे सोसाइटी में यही कहा जाता है कि अगर क्रैम्पिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ गए हैं, तो फ़ौरन गर्म दूध जो है वो पी लिया जाए। ठंडा गर्म किसी भी सूरत में अगर दूध पी लिया जाए तो क्रैम्पिंग ख़त्म हो जाती है, क्योंकि दूध के अंदर मौजूद लैक्टोज शुगर जो होती है वो लैक्टिक एसिड जो डिपॉजिट हुआ होता है उसे वहाँ से रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से मसल्स थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं, और जब मसल्स रिलैक्स होते हैं तो इसका मतलब है क्रैम्पिंग ख़त्म हो जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का ताल्लुक क्रैम्पिंग को ख़त्म करने से भी निकल रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हैं वो फ़ायदे और ये हैं वो इस्तेमालात जो हम कार्बोहाइड्रेट्स के देखते हैं। तो पहले नंबर पे ये एनर्जी फ्यूल है, और एनर्जी फ्यूल बिलखसूस किसके लिए है? हमारे दिमाग के लिए और नर्वस सिस्टम के लिए। इसके अलावा ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। हमने डिटेल में पढ़ा कि अगर बहुत कम हो गया तो भी मसला है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा,
बहुत कम की सूरत में हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होती है, और अगर शुगर लेवल ज़्यादा हो जाए तो वो हाइपरग्लाइसीमिया होता है, जो 300 से या 350 से ऊपर शुगर चली जाए तो हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया हो गया है। इसके अलावा निज़ामी इंहज़ाम में ये 2 लिहाज से हमें मदद कर रहा है। डाइटरी फाइबर हो तो उसके ये 3 फ़ायदे मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बोवल फंक्शनिंग करके कॉन्स्टिपेशन को लूज करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, और हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर हमारी छोटी और बड़ी आंत में मौजूद बैक्टीरिया को ग्लूकोज खुराक के तौर पे मुहैया की जाती है, जिसकी वजह से वो जिंदा रहते हैं, न्यूट्रिशन लेते रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। इसके अलावा मसल्स और दिमाग के टिश्यूज को हर वक्त एनर्जी चाहिए होती है और वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। अगर हमारे जिस्म में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं यानी क्रैम्पिंग हो जाती है तो उसकी वजह भी लैक्टिक एसिड की एक्सेस हो सकती है, उसकी ज़्यादती हो सकती है। इसलिए दूध अगर पी लिया जाए यानी लैक्टोज शुगर इस्तेमाल कर ली जाए तो उससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। ये तो इंसानी जिस्म के लिहाज से फ़ायदे हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, और यही सारे फ़वाइद आपकी किताब में डिस्कस किए गए हैं। इसके अलावा आप ये देखें कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, कॉटन। और आप सब जानते हैं कि कॉटन हमारी क्लोथिंग इंडस्ट्री, कपड़े की जो पूरी इंडस्ट्री है उसका हिस्सा है। तो एक इस्तेमाल ह्यूमन बॉडी यानी इंसानी जिस्म के अलावा एक इस्तेमाल ये भी हो सकता है कि जितनी भी हमारी कॉटन इंडस्ट्री है, हमारी क्लोथिंग कपड़े बनाने वाली जो इंडस्ट्री है, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर ही बेस करती है। तो ये था आज का हमारे पास उन्वान, जिसके अंदर मेन 2 हिस्से थे। एक कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज जिनको हमने डिस्कस किया 3 बड़ी हेडिंग्स बना के, मोनोसैकेराइड्स अलहदा, ओलिगोसैकेराइड्स अलहदा, पॉलीसैकेराइड्स अलहदा, और एंड पे उसके फ़वाइद और उसकी अहमियत, जिसके अंदर हमने कुछ हेडिंग्स बनाई हैं। डियर स्टूडेंट्स, हेडिंग्स बनाना आप भी मत भूलिएगा। तो ये आपके पास आज का टॉपिक है, इसको बुक से ज़रूर पढ़ें और इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे लाजमन प्रिपेयर कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज क्या हैं और उनके यूजेस क्या हैं। सोर्सेज में हमने पढ़ा कि जानदार चीज़ों से ही हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, यानी पौधों से और जानवरों से। जबकि इस्तेमालात में हमने पढ़ा कि ये हमारे जिस्म के अंदर एनर्जी स्टोर के तौर पर भी काम करते हैं। इसके अलावा हमारे मुख्तलिफ सेल्स के अंदर जो है ये अपना किरदार अदा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हासिल तलब बात है वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स लिविंग सोर्सेज से ही मिलेंगे और हमारे जिस्म के अंदर एनर्जी को प्रोवाइड करने के अलावा और बहुत सारे कामों के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं। मैंने बहुत डिटेल के साथ आपको ये सारी चीज़ समझाई है, बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको मैंने प्रोवाइड की है, जिसको मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी बुक्स पे नोट कर चुके होंगे। इंशाल्लाह एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।